हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, चलो आज आप सीखने जा रहे हैं लाइट वाला चैप्टर। बहुत इजी वाला चैप्टर है, सिर्फ कंसेप्चुअल याद रखो। उसमें के जो भी कंसेप्ट है वो पहले अपन क्लियर करेंगे। उसमें आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दो पार्ट आते हैं। पहले तो रिफ्लेक्शन क्या है वो अच्छी तरह से समझा लेते हैं, और रिफ्रैक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा रे डायग्राम करके भी एक पार्ट आता है, तो उसके जो भी प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से निकालनी है, छोटे छोटे कंसेप्ट या फिर न्यूमेरिकल उसके फॉर्मूले अच्छी तरह से हम आज के इसमें समझा लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं उसके पहले रूल, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं लाइट चैप्टर में। ठीक है, अब लाइट चैप्टर में दो पार्ट आते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो पार्ट आते हैं। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन जो है ये किस तरह का उसका फिनोमिना है वो देख लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं बच्चों, सपोज वन ऑफ द रे ऑफ लाइट which is traveling from the one medium, और रिफ्लेक्शन भी होता है और वही सेम मीडियम में। अब देखो मीडियम कौन कौन सा रहता है, एक तो डेंसर मीडियम, ये मीडियम के पार्ट है, और रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों इसमें डिफरेंस क्या रहता है। अब रेयरर मीडियम माने जैसे एयर है, ठीक है, उसमें डेंसिटी कम रहती है, और डेंसर मीडियम में बहुत कॉम्पैक्ट, जैसे वन ऑफ द आयरन का एक स्लैब है या फिर ग्लास का स्लैब है, वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, या फिर वुड का एक स्लैब है, वो भी डेंसर मीडियम है। ठीक है, और रेयरर मीडियम लाइक एयर है और सारे बहुत सारे हैं। तो ये उसमें डिफरेंस है डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में। अब देखो बच्चों, अब लाइट जब पास कर दिया, सपोज मैंने वन ऑफ द ग्लास एक स्लैब ले लिया, एक वन ऑफ द पीस ले लिया ग्लास का, एक ग्लास का। ठीक है, अब वन ऑफ द रे ऑफ द लाइट यहां पे आ गया और सेम मीडियम में चले गया। अब देखो बच्चों, ये ग्लास है, ये ग्लास है डेंसर मीडियम का। ठीक है, और ग्लास के आजू बाजू में क्या होगा, नेचुरली एयर होगी। एयर होगी यानी क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। ये जो है रेयरर मीडियम होगा। अब यहां जब लाइट रेयरर मीडियम से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने जा रही है रेयरर मीडियम में, ठीक है, तो उसको ही रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रेयरर टू रेयरर और डेंसर टू द डेंसर, इसको ही हम बोलने जा रहे हैं बच्चों रिफ्लेक्शन। वही मीडियम में आना है, वही मीडियम में वापस जाना है। वही रेयरर में आएगा, रेयरर में जाएगा, या फिर डेंसर में आएगा, डेंसर में ही उसका ये होगा, तो उसको ही वही फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का वो तो बाद में बताता हूं, जब भी पोर्शन चालू होगा तब बता देता हूं। ठीक है, ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा शायद। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन ये छोटे छोटे माइन्यूटली कंसेप्ट है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। सेम मीडियम में आए, सेम मीडियम में जाने वाला है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दो मीडियम कौन कौन से हैं, डेंसर और रेयरर मीडियम। अब देखते हैं बच्चों कि स्पेरिकल मिरर में इसका क्या मैजिक होता है। अब स्पेरिकल मिरर कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। अब स्पेरिकल मिरर में एक तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कौन से बच्चों, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान में कैसे रखना है, बहुत कंफ्यूज होता है बहुत जनों को, लेकिन क्यों, कंसेप्चुअल ध्यान में रखा करो, कंसेप्ट क्लियर करा दो। कॉनकेव मिरर किस तरह से होता है, कॉनकेव मिरर देखो इस तरह से। सपोज मैंने एक ग्लास का एक कर्वेचर पार्ट ले लिया,
ठीक है, और उसके बाजू में या फिर पीछे के साइड में थोड़ा सा शाइनी सरफेस वाला पेंट लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर वाला जो भाग हो गया वो हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यही मिरर को हम क्या बोलने वाले हैं, कॉनकेव सरफेस। ध्यान में कैसे रखने का, कॉनकेव, केव है, ठीक है, तो केव कैसे होती है, इस तरह की होती है केव। तो ये जो है ये केव की तरह है, तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। नहीं, सपोज वन ऑफ द लाइट विल बी इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव सरफेस, तो यहां से ही रिफ्लेक्ट होगा, अंदर के ही साइड से रिफ्लेक्ट होगा। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस कर्वेचर तो वही रहने वाला है बच्चों, ठीक है, लेकिन अंदर का जो भाग है, अंदर का जो पार्ट है वो है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये डिफरेंस है दोनों में। कॉनकेव में अंदर वाला जो भाग है, इनर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर, वो अंदर वाला जो है रिफ्लेक्टिंग वाला है, बाहर का नॉन रिफ्लेक्टिंग वाला है। अब कॉन्वेक्स मिरर में अंदर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नहीं, सपोज वन ऑफ द रे विल बी इंसिडेंट, तो यहां से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ना कि अंदर से। तो एक ही ध्यान में रखो, कॉनकेव सरफेस केव के सरीका और अंदर के ही साइड में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। नहीं, दूसरा वाला कॉन्वेक्स बाहर के साइड में उसका रिफ्लेक्शन होगा, ना कि अंदर के साइड से। ये परफेक्टली ध्यान में रखो, कंसेप्चुअल ध्यान में रखना, कभी रट्टा नहीं मारने का उसको, ठीक है। कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस। अब देखते हैं इसके थोड़े बहुत रूल के हिसाब से ये डायग्राम, रे डायग्राम अपने को आनी चाहिए। और जो अपनी एग्जाम रहती है, बोर्ड एग्जाम, उसमें भी पूछते, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देते, या फिर इमेज किस तरह से क्रिएट होंगी, या फिर उसका नेचर कैसा होगा, वो पूछी जाता है। तो इसके ऊपर ही तो अपना डिपेंड करता है कि डायग्राम कैसे निकालनी है। तो वो जब तक के समझता नहीं, तब तक अपने को नेचर की इमेज, नेचर बड़ी निकलेंगी या फिर इमेज कम निकलेंगी, वो अपने को समझ में नहीं आएगा। तो वो हम बिल्कुल बारीकाई से और आराम से देख लेते हैं, और आराम से देख लो, ठीक है। अब देखते हैं उसके रूल्स। जो भी अब तक के रूल्स अपने को सिखाए गए या फिर बुक्स में, तो जैसे रिफ्लेक्टिंग के रूल तो पता ही है, एक थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर देता हूं मैं। एक जो इंसिडेंट रे है, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ने अंदर वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला है नेचुरली। अब ये रिफ्लेक्शन होने जा रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब वो कौन से रेफरेंस से रिफ्लेक्ट हुआ, ये तो इंसिडेंट रे, ठीक है, ये तो रिफ्लेक्टेड सर, आपने तो यही एंगल से, अंदर के एंगल से भी होना चाहिए था। अब देखो उसका ये क्या मेन कंसेप्ट। अभी ये जो पॉइंट है, मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन निकालूंगा। एक इमेजिनरी लाइन है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ऑलवेज बी अपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जो भी आता है, इसके इंसिडेंट के अपोजिट ही रहता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। नॉर्मल बच्चों ये एग्जैक्टली काम में नहीं आती है, लेकिन उसका रेफरेंस लिया जाता है कि यही हिसाब से रिफ्लेक्टेड रे कौन से एंगल से वहां पे रिफ्लेक्ट करने वाला है, यही उसका एडवांटेज है। अब देखो, एक तो हो गया इंसिडेंट रे विल बी अपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एक पहला वाला रूल। दूसरा वाला रूल, इंसिडेंट जो एंगल बनेगा, अब देखो इंसिडेंट एंगल ये सब हुआ है, सब मैं रिवाइज करने वाला हूं। इंसिडेंट एंगल बने नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में का एंगल, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में का एंगल, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब ये जो है इंसिडेंट एंगल
विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, सपोज ये है 45 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का होना चाहिए? 45 डिग्री का, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का रेफरेंस लेना जरूरी है। अब नॉर्मल क्या होता है, जब अपना मिरर के एग्जांपल समझाएंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, अब ये हो गया नंबर 2 रूल। पहला वाला रूल, इंसिडेंट रे अपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। थर्ड नंबर रूल विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल बी सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अब प्लेन क्या होता है वो देखो, सपोज ये जो बोर्ड है एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे जाएगा तो वही एंगल में या फिर वही प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन हो पाएगा। अब यदि मैं समझता हूं कि ये इस तरह का प्लेन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वॉल और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दिस वन टाइप, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से नहीं रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये प्लेन जो है इस तरह का प्लेन है, इस तरह का नहीं है। ठीक है, यदि वो वॉल को होगा तो उसका प्लेन अलग आएगा, इसका प्लेन अलग आएगा, ये इसका प्लेन अलग आएगा। आगे समझ में? तो एक ही प्लेन में है, ये इंसिडेंट एंगल एक प्लेन में, रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे प्लेन में, ऐसा नहीं होता है। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ये हो गया, ये तीन रिफ्लेक्शन की जो लॉ है ये मैंने आपको रिवाइज कर दिया। इसके अलावा अब जो मेन लॉ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब वो भी देखेंगे, लेकिन थोड़े जो उसमें 3-4 जो पॉइंट है वो पहले कवर करेंगे, बाद में लॉ। ओके, अब देखते हैं उसके लॉज। ये समझ में आ गया? बहुत ही इजी है, सिर्फ मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया कि किस तरह से रिफ्लेक्शन के रूल आते हैं। अब देखते हैं स्पेरिकल मिरर के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स। पहला वाला हम लेते हैं कॉनकेव सरफेस, यह है नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस, और अंदर वाला जो है ये रिफ्लेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव सरफेस। ओके, अब देखो ये जो है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये कैसे बना है? अब देखो आप ऐसा इमेजिन करो कि दिस वन इज द पार्ट ऑफ द वन ऑफ द सर्कल। देखो ये आपको नहीं लगता इस तरह का पार्ट है? ठीक है, ये मैंने यहां पे कर देता हूं। ठीक है, देखो इस तरह का पार्ट है। ठीक है, तो ये कर्वेचर का जो पार्ट है ये हो गया ये, सो इसको ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो पार्ट है स्फेरिकल मिरर माने कॉनकेव सरफेस का जो पार्ट है उसका सेंटर, कर्वेचर पार्ट जो है या फिर स्फेरिकल मिरर का सेंटर, वो डिनोटेड एज अ P, माने उसको बोलते हैं पोल। उसको क्या बोलते हैं? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में डिफरेंस देखो क्या है बच्चों। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये कर्वेचर का सेंटर है, इसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये जो है इसका सेंटर है, मतलब जो इसका स्फीयर का जो वन ऑफ द पार्ट है उसका सेंटर है, ये हो गया पोल। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो इसको, या फिर यदि मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं पोल तक के, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस ही हो गया। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ध्यान में रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से वन ऑफ द लाइन ड्रॉ कर दो। एक लाइन जो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जाए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, देन पोल बता दिया मैंने। अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या डिफाइन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में की लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में के बीच में की जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सके उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत काम में आने वाले हैं रे डायग्राम निकालने के लिए, ठीक है। अब यही कंसेप्ट अपने को क्लियर कर पाने हैं। अब देखो ये जो पार्ट है कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके भी कुछ लॉज है, वो भी लॉज हम आज देखने वाले हैं। वो लॉज नहीं पता था आप रे डायग्राम जो नहीं निकाल सकते हो। अब रे डायग्राम जो बुक में किए वो डायमेंशन ली हुई रहती, तो अपने को भी वही डायमेंशन थोड़ा सा क्लियर करवाना पड़ेगा कि अपने को कितने टाइप का, कितने सेंटीमीटर का डायमेंशन करना है और रे डायग्राम कैसे निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया। अब कॉनकेव मिरर में के जो लॉज है वो हम देख लेते हैं। ये हो गया अपना कॉनकेव सरफेस, बहुत इजी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया अपना पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन विच इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के इसमें, ठीक है। अब देखो यदि कौन सा रे प्रिंसिपल एक्सिस को यदि पैरेलल हो, ध्यान से सुनो बच्चों, ये यदि लॉ अपने को नहीं आता है, रे डायग्राम और उसकी इमेजिनेशन अपने को नहीं आएगी, ठीक है। एक इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को यदि पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आता है, तो वो क्या होता है? अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ये हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अब इसको तो जो पहले वाले लॉ देखे थे उसमें नॉर्मल आता है। अब हम नॉर्मल निकालेंगे, लेकिन नॉर्मल का रूल क्या है? नॉर्मल विच इज पासिंग ऑलवेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉर्मल ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अपने को तो पता है कि एंगल ऑफ आई विच इज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना पड़ेंगे? ये पॉइंट से ये मैंने निकाला नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। हमेशा ध्यान में रखो नॉर्मल जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाता है, ठीक है। अब वो अपने को बार बार नहीं निकालने की पड़ती है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल अपने को इमेजिन करना पड़ता है कि नॉर्मल कहां से गुजरती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये जो एंगल है एंगल ऑफ आर विच इज इक्वल टू कितना? एंगल ऑफ आर। तो वही एंगल ऑफ आर इस तरह से आएगा। ये जो है ये कहां से रिफ्लेक्शन होने जा रहे हैं? ये हो गया एफ, डिनोटेड बाय एफ, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करवा देते। इंसिडेंट एंगल, अब उसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर विच इज इक्वल टू द, अब ये कहां से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस में से। अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है वो भी दिखा देता हूं मैं। अब प्रिंसिपल जो फोकस है, सपोज एक कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक पोल है। अब नंबर ऑफ जो इंसिडेंट रे है मैं यहां से इंसिडेंट कर देता हूं कॉनकेव मिरर के ऊपर, ओके। अब ये जब कभी भी रिफ्लेक्शन होंगे वहां इंटरनल पार्ट से वो कहां पे मिलेंगे? अब देखो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने ये निकाला इमेजिनरी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इमेजिनरी ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, आ गया। अब देखो उसका रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट से ऐसा हो जाएगा,
ये हो जाएगा, अब ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सब रिफ्लेक्टेड है, ये सब रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, अब जहां कहीं भी वो आते हैं, जहां कहीं भी वो इमेज बनाते हैं, उसको ही तो बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, एफ, उसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, PRINCIPL, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस माने यही जगह पे अपने को इमेज क्रिएट कर देने वाला है, या फिर ऑल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे विल बी मीट एट वन पॉइंट, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब ये देखो कॉन्केव मिरर है तो अंदर के साइड में प्रिंसिपल फोकस बनेगा। ओके, अब कॉन्वेक्स है, नेचुरली कहां पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब बिहाइंड द मिरर क्या होता है, तो अपने को दिखता नहीं है, तो देखेंगे हम जब कभी भी इमेज क्रिएट करेंगे या फिर रे डायग्राम करेंगे तब वहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस। सभी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कलेक्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पे प्रिंसिपल फोकस। आइडिया क्लियर? अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस और पी, फोकस और पी, P फॉर पोल, F फॉर प्रिंसिपल फोकस, इसमें का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं F, इटैलिक F, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ। नोट डाउन कर लो, वापस रिपीट कर देता हूं, पोल कर्वेचर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा स्फीयर जो है उसका सेंटर, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कलेक्शन, उसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल में का डिस्टेंस फोकल लेंथ, इस तरह से लिखते हैं एफ करके। ठीक है, आप जैसे आपने बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के, तो उसी तरह का आपने को लिखना पड़ेगा। एफ प्रिंसिपल फोकस, द लेंथ बिटवीन द फोकस एंड द पोल व्हिच इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। आ गया, ये हो गया फोकस और पोल बीच में का डिस्टेंस फोकल लेंथ। बहुत ही इजी तरह से समझाया मैंने, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं उसके रूल तो मैंने पहले बता दिया, फोकस रहेगा था इसलिए मैं बिहाइंड आ गया। देखो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पी। प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रे पैरेलल पासिंग थ्रू द फोकस, ऑलवेज बी। सर आपने ऊपर से निकाला, नीचे से क्यों नहीं निकाला, नीचे से भी निकाल सकते हैं। देखो ये हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, ये हो गया सिंपल। तो जहां कहीं भी जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आएगा कौन सा भी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड जो रे है ये किस में से जाएगा, फोकस में जाएगा। ये कहां से जाएगा, फोकस में से जाएगा। अब सिंपल वाला एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखो, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, इसके मिडल पार्ट नहीं, इसका हाफ जो ये जो लेंथ है वो हो गया फोकस। ठीक है, माने हम ये भी कह सकते हैं रेडियस इक्वल टू, देखो बच्चों आराम से सुनो, रेडियस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब ये क्या लिख दिया भाई, रेडियस, रेडियस माने किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में का डिस्टेंस। देखो आ गया, ये हो गया आर माने रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का एफ और पी में का डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, एफ। ठीक है, ये हो गया एफ, तो ये एफ और ए एफ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और फोकस एकदम बीच में आ रहा है। ठीक है, माने दूसरे पूरा यदि 4 सेंटीमीटर हो तो फोकस कहां पे आएगा, 2 सेंटीमीटर पे, एकदम इजी। ये दोनों में का सेंटर फोकस
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में का एग्जैक्टली सेंटर क्या हो गया, फोकस। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एफ। दो फोकल लेंथ मिला के क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत इजी तरह से आराम से समझाओ। रूल नंबर 1 देखा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल किस में से जाएगा, फोकस में से रिफ्लेक्टेड रह जाएगा। क्लियर। रूल नंबर 2 हमेशा ध्यान में रखो, आराम से बिल्कुल समझा देता हूं। और अब रूल नंबर 2 देखो, कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ओके, बीच में फोकस। अभी कौन सा भी रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस, रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब सोचो, ये कहीं भी पहले वाला का रेसिप्रोकल तो नहीं है ना। पहले वाला कैसे था, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, फोकस से जाने वाला है। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया, फोकस से जाने वाला इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इजी ध्यान में रखने का, फोकस इसमें से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ही आएगा। ये एक में के दूसरे ये है। तो फोकस से इंसिडेंट रे यदि गया तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा बच्चों, अपने प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ही होगा। ये रूल नंबर 2। अब देखते हैं तीसरा वाला जो रूल है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा वाला रूल जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकालेंगे, प्रिंसिपल फोकस भी निकालेंगे, पोल भी निकालेंगे। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने को फोकस, ठीक है। अब वन ऑफ द इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इसमें से इंसिडेंट रे यदि पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ यूज करता है और सेम पाथ से ही वापस चले जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो बाहर जाना चाहिए। बहुत इजी कंसेप्ट, ठीक है। पहला वाला रूल देख लेते हैं फटाफट। ये हो गया कर्वेचर, एक ही डायग्राम में मैं समझा देता हूं। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाफ हाफ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कहां से गुजरेगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। फोकस में से जाने वाला इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। सेकंड नंबर वाला रूल। थर्ड वाला रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाने वाला इंसिडेंट रे सेम पाथ यूज करेगा, वापस जाएगा। ये 3 रूल जो है वो अपने को ध्यान में रखने ही रखने, इसके अलावा हम डायग्राम नहीं निकाल सकते या फिर कंसेप्ट नहीं क्लियर करवा सकते। ये डायग्राम ही याद रखो आप लोग, ठीक है। अब इसी तरह से ये तो मैंने कॉन्केव मिरर का बताया, ये हो गया कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सेम ही रहता है, कोई अलग तो बात है ही नहीं है। तो जब कॉन्केव मिरर का होगा तो कॉन्केव मिरर का भी ये लॉ में समझा दूंगा। और कौन सा रह गया, हाँ और एक रहेगा बहुत इजी वाला है, ये हो गया कॉन्केव प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। सपोज पोल में से दी जाता होगा कौन सा इंसिडेंट रे, ये पोल हो गया। तो सेम नेचुरली देखो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है स्ट्रेट एज ए क्या होगा, नेचुरली नॉर्मल है, अपोजिट करेगा और इक्वल एंगल बनाएगा, इस तरह का आएगा। आगे बच्चों समझ में, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आर, ये हो गया नॉर्मल। ऑलवेज बी नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पक्का ध्यान में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे आता है। इसमें वही कंसेप्ट है, मैंने निकाल के तो बताया था। तो नॉर्मल सिर्फ रेफरेंस में लेना है, नॉर्मल सिर्फ रेफरेंस में लेना है कि इमेजिनरी ये लाइन विच इज पासिंग थ्रू द नॉर्मल है क्या, चलो है भाई, और उसका अपोजिट क्या है तो रिफ्लेक्टेड रे, सेम एंगल बना देने का, डायग्राम 100% परफेक्ट आती है, ठीक है।